दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी कुछ ही समय पहले एक महामारी ने पूरे विश्व में दस्तक दी थी, जिसका नाम है कोविड-19। विश्व के काफ़ी सारे देशों में आने के बाद इसने हमारे देश भारत में कदम रखा और देखते ही देखते इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया। भारत ने इससे निपटने के लिए लॉकडाउन लगाया, लेकिन कुछ समय के पश्चात एक स्थिति ऐसी आई जो स्वास्थ्य आपदा थी, वो एक सामाजिक संकट में बदल गई। जब हमने देखा कि प्रवासी मजदूर पलायन कर कर रोड पर आ गए और वो किसी भी कीमत पर अपने घरों को पहुंचना चाहते थे, और उसके कारण हमने देखा कि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया। और इस अफरा तफरी के माहौल को संभालने के लिए कई सामाजिक संगठन आ गए हैं। कई जो इस प्रकार के काम करने वाले लोग थे, उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया और बहुत हद तक उन स्थिति को संभाला। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि हम उन लोगों के बारे में पहले नहीं सोच पाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज हमें ये ज्ञान हो गया है कि इस प्रकार की संकट अगर दोबारा कभी आता है तो उसके लिए हम क्या कदम उठाएं। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं अमेरिका से उठाना चाहूँगा। हालांकि हमारे यहाँ की और वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन एक कंसोलिडेटेड डेटा को किस तरह से मैनेज किया जाता है उसका बेहतरीन उदाहरण अमेरिका देता है। अमेरिका में क्या सिस्टम है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाता है और वहाँ जाकर अपने बेरोजगार होने का रजिस्ट्रेशन करता है, तो वो दर्ज हो जाता है कि वो व्यक्ति बेरोजगार हो चुका है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उसको कोई भत्ता दे, बेरोजगारी भत्ता दे, या जीवन यापन के लिए कुछ अमाउंट दे। इसी प्रकार की कुछ योजना हमको हमारे यहाँ, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो स्थानीय मजदूर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का मजदूर हो, उसके लिए हमें सोचना होगा। अब उसके लिए सबसे पहला समस्या जो हमारे सामने खड़ी होती है वो है उन सब मजदूरों का एक कंसोलिडेटेड डेटा इकट्ठा हो, जिसके आधार पर हम इस तरह की कोई योजना चला पाएँ जो संकट के समय हमें काम आए। तो उसके लिए क्या एक विचार है, वो विचार ये इस तरह से कर सकते हैं हम कि हमारे देश में अधिकांश मजदूरों का, बल्कि अधिकांश भारतीयों का आधार बन चुका है, और उस आधार के बेसिस पर एक बायोमेट्रिक्स सिस्टम हम डेवलप कर चुके हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट्स और आइरिस के बेसिस पर भारत में कहीं भी रहने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जाती है कि व्यक्ति किस जगह का रहने वाला है, कहाँ का है, उसका क्या नाम है, उसके पिताजी का क्या नाम है, उसकी क्या उम्र है। ये लगभग ये सारा डेटा उस आधार में होता है। ठीक इसी प्रकार से उद्योगों का भी एक आधार है, उसको उद्योग आधार के नाम से जाना जाता है। भारत में उद्योगों की अगर संख्या हम देखें तो लगभग 6.5 करोड़ है, और उन पर निर्भरता लगभग 11 करोड़ मजदूरों की है, जिसमें प्रवासी मजदूर भी हैं, स्थानीय मजदूर भी हैं। अब अगर हम एक ऐसी व्यवस्था करें कि जिस प्रकार हम लोगों ने एक कंसोलिडेटेड डेटा फैमिली का बनाया था, जैसे राजस्थान में उसको पहले भामाशाह और बाद में जन आधार के नाम से जाना गया, और मध्य प्रदेश में समग्र आईडी के नाम से जाना गया। अब समग्र आईडी क्या होती है, जिसमें पूरी फैमिली, पूरे परिवार का सारा डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वहाँ ये पता लग जाता है कि ये आधार वाले लोग इस परिवार को बिलोंग करते हैं, तो ये उस परिवार के बारे में पूरी आईडी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार का एक सिस्टम हम उद्योगों के लिए डेवलप कर सकते हैं। अगर हमने उद्योगों के लिए ऐसा डेवलप किया तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पुराना रोजगार कार्यालय वाला सिस्टम हुआ करता था, वहाँ जाकर कोई भी मजदूर अपना पंजीयन करा सकता है कि मैं आज बेरोजगार हूँ। और जैसे ही कोई व्यक्ति, सपोज़ कीजिए कि वो बंगाल का रहने वाला हो, बिहार का रहने वाला हो, झारखंड का रहने वाला हो, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो, हिमाचल का रहने वाला हो, या कहीं भी किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो, वो किसी अन्य प्रदेश गया, अब सपोज़ कीजिए वो गुजरात गया, बंगाल गया, पंजाब गया, राजस्थान गया, या कोई भी राज्य में गया, और वहाँ वो रोज़गार प्राप्त करता है।
और हम उद्योग आधार में एक ये व्यवस्था कर दें कि वो डेटाबेस साथ में मेंटेन करें, क्योंकि अधिकांशतः वो उनका एक कम्युनिकेशन, उनका संचार लगातार सरकार के साथ बना रहता है। वो जीएसटी के लिए अपना डेटा सरकार से हमेशा साझा करते हैं। तो ये एक साथ में इस डेटा को भी कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि आप इस डेटा को भी मेंटेन करें। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही किसी व्यक्ति का पंजीयन उस उद्योग आधार में हुआ कि ये आधार नंबर के व्यक्ति हमारे यहाँ रोजगारित हैं, अब उनकी प्रकृति हम निर्धारित कर सकते हैं, उनकी कैटेगरी निर्धारित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अस्थायी प्रकार का रोजगार उसको प्राप्त है, स्थायी प्रकार का है, या तदर्थ है, या और भी कोई कैटेगरी हम बनाना चाहें कि जैसे स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। ये इस तरह की हम कैटेगरी बनाकर उनको रोजगारित होने की व्यवस्था देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पूरे भारतवर्ष में एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा और उस डेटाबेस में हम हमारी श्रम शक्ति का अंदाज़ा लगा पाएंगे, सही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस समय कितनी श्रम शक्ति किस प्रदेश में जाकर रोजगारित है और वो किस प्रकार का उसका रोजगार है। अब यदि उसका रोजगार अस्थायी प्रकार का है और वो दूसरी प्रकार के रोजगार के लिए अप्लाई करता है तो तुरंत उस पर विचार किया सकता है कि इस व्यक्ति को स्थायी रोजगार की आवश्यकता है, तो वह अस्थायी रोजगार छोड़ सकता है। इसी प्रकार से कई जगह डुप्लीकेसी होती है। अभी हमने एक छोटी सी घटना यूपी में देखी थी, जहाँ एक ही महिला कई सारी जगह अलग अलग नामों से जॉब कर रही थी। यूपी सरकार से लगभग उसने 1 करोड़ रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया, तब जाके यूपी सरकार को भी पता लगा कि इस प्रकार का एक फ्रॉड हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमें ये पता लग जाएगा कि भाई कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो वो अपने शहर में वहाँ बेरोजगार था, आज वो उस जगह पहुँच गया और वहाँ उसको अस्थायी रूप का रोजगार मिल गया है। भले ही प्रचंड बेरोजगारी उसके साथ मौजूद हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ हद तक वो रोजगारी थे। तो इस प्रकार का एक डेटाबेस जब तैयार हो जाएगा तो फिर उस डेटाबेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसको संभालते हैं, जो उद्योगों से माल निकलता है और ग्राहक तक पहुंचता है, उसके बीच में काफ़ी सारे लोग होते हैं। होलसेलर होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, सेमी होलसेलर होते हैं और रिटेलर्स होते हैं। उन सब को संभालने के लिए भी उनको भी मजदूरों की आवश्यकता होती है। उनके पास भी एक डेटाबेस होता है, वो भी सब उनका भी सारा सेक्टर लगभग ऑर्गेनाइज्ड हो गया है आज की डेट में, और वो अपना सारा जीएसटी का रिकॉर्ड वगैरह सब सरकार के साथ साझा करते हैं। तो वो भी अगले चरण में उनके सरकार के साथ जा सकते हैं। इसी प्रकार से आगे जाकर जो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र, जिसको कि पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर माना जाता है, उसको भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस डेटाबेस को भी कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी संकट देश में खड़ा होता है तो उस संकट से निपटने के लिए हमारे पास एक तैयारी होगी, हमारे पास एक पूरा डेटाबेस होगा, हमारे पास पूरा एक सिस्टम होगा। थोड़ा सा आश्चर्य मुझे इस बात को लेकर होता है कि जो बात मैं सोच पा रहा हूँ उस प्रकार से जो सरकार में सलाह देने वाले लोग हैं या जो सरकार के साथ काम करने वाले लोग हैं, वो उस प्रकार की तालमेल बनाने वाली योजनाओं पर क्यों नहीं काम करते हैं, जिससे कि अलग अलग योजनाओं के बीच में समन्वय स्थापित हो और एक ही योजना का डुप्लीकेसी ना हो। अगर इस प्रकार से हम काम करें तो हम एक आमूलचूल परिवर्तन पूरे भारतवर्ष में देख पाएंगे। और अगर कोई योजना हमको लागू करनी होगी तो बहुत आसानी से हम अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने तक पहुंच पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप उसे आगे बढ़ाइए, और हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में ध्यान दे और इस पर काम करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।